इसमें मुख्य रूप से जितना भी रहेगा सब अपरिमेय संख्या क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। 9th में देखे थे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना था, लेकिन इसमें उसको सिद्ध करना। तो मान लिया यह दिया हुआ रहे कि सिद्ध करें कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखना है पे हमको सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता है कि जांचे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन कई प्रकार से लिख सकता है। जब भी इस तरह का रहे तो उसमें सबसे पहले मान लेना कि क्या परिमेय संख्या। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन देगा उसको हम क्या मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, पहला माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए √2 बराबर p/q, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या क्या होता है, उसी संख्या से हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q मेरा पूर्णांक होता है और q = नॉट 0 होता है। तो यहाँ भी जब परिमेय है तो वही होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और मान लिए हम कि जहां पे मेरा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो 10/2 है, ये भी p/q के रूप में है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ कितना बचा हुआ है, दोनों में उभयनिष्ठ 2 का है। 10 को भी हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 5, 2 को भी लिख सकते हैं 1 गुना 2। तो मुख्य रूप से मेरा चूंकि 1 तो ऐसे भी रहता है, तो 2 मेरा क्या, दोनों में उभयनिष्ठ है। और अगर हम इसको मतलब काट देंगे तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो केवल p आ गया। तो इसलिए हम इसको सीधे लिख दिए कि p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब क्या, मान लो 5/3 कभी कटेगा, दोनों में उभयनिष्ठ कुछ है भी, केवल एक है ना। तो हम इसमें क्या लिख दिए, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, जहां p और q में केवल एक उभयनिष्ठ हो। तो देखो हम दोनों लिख सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ये भी लिख सकते हैं, या केवल एक है दोनों। क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, केवल एक है मतलब केवल एक रहेगा, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं इसका मतलब भी एक होगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या हम ले ले वो हर हाल में एक उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। क्लियर ना। तो इसलिए तुम ये भी लिख सकते हो या वो भी, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया लिखने में वो रहता है, इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं। कंफर्म हो गया हो ना कि अगर हम लिख दिए कि इसमें से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी कितना उभयनिष्ठ रहेगा, एक रहेगा। अब देखो हम दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर क्या करते हैं, जितना भी बनाओगे सब में वर्ग करेंगे। सब में मान लेंगे कि एक परिमेय है, सब में p/q करेंगे और सब में वर्ग करेंगे। 3 क्लियर हो ना, ध्यान देना। दोनों ओर क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका वर्ग करते हैं p/q का वर्ग करते हैं, तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि अगर कोई √a है तो इसका मान होता है a पर पावर है, होता है ना।
और अगर इस पे वर्क करते हैं तो इसका मतलब इस पे होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल, यानी केवल a बचेगा। तो यानी कि यहाँ से रूट कटेगा और यहाँ से स्क्वायर कटेगा, केवल 2 बचेगा। क्लियर ना? चलो, लेकिन काट करके हम दिखाते नहीं है इसको। क्लियर ना? हमको ये लिखने का भी कोई जरूरत नहीं था, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए ना केवल वर्क करने पर, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्लियर हो? दूसरा एक ये भी फॉर्मूला होता है कि a बाई बी हो, अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर ये a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो, या इस रूप में है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये 2 चीज क्लियर हो? जब दोनों ओर वर्क करने पे ये नहीं लिखते तब हम स्क्वायर दिखाते, लेकिन लिख दिए इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे। 2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, पी स्क्वायर बराबर बटे क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखना, एक लाइन पहले बढ़ा देते हैं। हाँ, 2 बराबर मेरा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आया ना, हम इसको क्यू मल्टीप्लाई क्यू लिख सकते हैं ना। अब देखो बराबर के उस तरफ ये, अच्छा नीचे क्या चीज में, बटे के रूप में है ना, तो बराबर किधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, गुना के रूप में होगा ना। तो इसको अगर हम दोनों को एगो को भेजते हैं, एगो को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू। क्या ये होगा? क्लियर हो ना? चलो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं भेजेंगे हम। तो अब देखना, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होगा, ये दोनों इधर आ जाएगा तो क्लियर ना। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसलिए पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। समीकरण है, किसको मान लेते हैं। देखो यहाँ 2 का गुणज है और साथ ही साथ इसका शेषफल कितना है, शेषफल कितना है। जब भी कुछ नहीं आता था तो 0 रहता था, इससे पहले बना चुके हैं ना। तो जब 0 है इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी ना। याद करो, सम और विषम निकालना रहता था तो 0, शेषफल में 1 2 ये सब देखते थे ना। तो 0 इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या, पहला बात क्लियर हो गया, सम संख्या। दूसरी बात, ये कितना का गुणनखंड है, दूसरी बात यहाँ पे देखना तो ये 2 का, क्योंकि इसमें कोई भैनिष्ठ नहीं था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 इसे अच्छी तरह से विभाजित कर सकती है ना। अगर कोई, जिससे कि हम मान लिया जाए 3 है, ये किसी से नहीं विभाजित होगा, हम 2 से गुना कर दिए, तो इसका मतलब ये जो छो आएगा निश्चित रूप से 2 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन गुना किए 2 से, तो मेरा 2 से तो कंफर्म है कि कटेगा ही कटेगा। उसी तरह 2 से गुना हो रहा है, इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित हो सकती है। और दूसरी बात क्या है कि शेषफल में +0 है, क्योंकि कुछ नहीं मतलब +0 होगा, क्योंकि जब भी मेरा होता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का। ए तो मेरा पी स्क्वायर यहाँ पे है, बी बराबर 2 है, क्यू बराबर क्यू स्क्वायर, इसका मतलब आर में मेरा 0 है, और आर 0 इसका मतलब ये सम संख्या होगा। क्लियर हो? बी में 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा। क्लियर हो? चलो ये, उसके बाद एक और चीज याद रखना कि अगर जो मान लिया जाए 4 है, तो 2 का वर्ग अगर 4 होता है तो 4 भी सम संख्या और 2 भी सम संख्या, यानी जितने भी संख्या सम संख्या का वर्ग होता है उसका संख्या भी सम ही होता है। कहने का मतलब अगर 16 ले लो तो सम संख्या है ना, तो ये कितना का वर्ग है, 4 का, तो 4 भी सम संख्या ही होगा, यानी सम का वर्ग सम होता है और सम का वर्गमूल भी सम ही होता है। 4 का वर्ग 4 का, इसका मतलब 4 स्क्वायर यानी 16। अब 16 का वर्ग न है बल्कि वर्ग मूल, इसका मतलब √16 यानी 4। तो 4 एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी मेरा सम होगा, 16 एक सम संख्या है तो इसका वर्गमूल भी सम संख्या होगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे देखना 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब सॉरी प्लस में 0 है तो इसका मतलब सम संख्या है, तो पी स्क्वायर क्या है, सम संख्या। तो चूंकि हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, इसलिए P भी एक
सम संख्या होगा। क्लियर हो? पी स्क्वायर ये मेरा क्या है? सीधे अलग से लिखते हैं। समीकरण ये एक है मेरा, यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर एक सम संख्या है। क्योंकि क्यों सम संख्या है भी पूछ सकता है। तो प्लस में कितना है इसमें? 0, और 0 होने के कारण ही सम संख्या हम इसके पहले वाले क्लास में जान चुके हैं। तो ये जब सम संख्या है तो इसका ये जब सम संख्या यहाँ लिख चुके हैं, चूंकि हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है और सम संख्या का वर्गमूल भी सम संख्या होता है। तो ये पी का वर्ग पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर जब सम संख्या है तो इसका वर्गमूल जो पी होगा ये भी मेरा क्या होगा? सम संख्या होगा। क्लियर हो ना? चलो पुनः माना कि फिर से हम मान लेते हैं P बराबर 2m, जहां m इक्वल टू पूर्णांक, जहां m इक्वल टू पूर्णांक। ये लॉन्ग प्रोसेस से बता रहे हैं, एक और बता देंगे इसको शॉर्ट प्रोसेस से सिद्ध करने का, ठीक ना? अभी पहले लॉन्ग वाला लेके चल रहे हैं। जहां पी स्क्वायर पी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 2m। हम मान लिए हैं कि पी 2m के रूप में आया है, 2 के रूप में है, तो हम पी बराबर क्या मान लिए? 2m। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ p का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर मेरा हो जाएगा, होगा ना? p का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, 2m का वर्ग करेंगे तो 4m स्क्वायर होगा। चूंकि एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी, अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो दोनों पे वर्ग जाकर के हो जाता है। किस पे? दोनों पे। तो 2 पे स्क्वायर होगा तो 2 का 4, चूंकि क्या है? अचर संख्या है इसलिए। अब 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना? अब देखना, तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जानते हो ना? रहने देते हैं। अब देखो इसको हम मान लेंगे क्या चीज? समीकरण 2। देखना यहाँ पे इसमें भी +0 होगा, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है? सम संख्या। ये भी 4 का मल्टीप्लाई मतलब 2 से तो हर हाल में विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, लेकिन हमको 2 से भी मतलब है। तो देखो चूंकि पी स्क्वायर क्या है? सम संख्या है, इसलिए P भी, चूंकि ये बार बार लिखना हमको जरूरी नहीं, P भी संख्या होगा। अब देखना है यहाँ पे, अच्छा पी स्क्वायर सम संख्या है तो P भी सम संख्या होगा, साथ में क्या Q सम संख्या होगा? मेरा यहाँ पर से पूछ रहे हैं Q मेरा सम संख्या होगा? Q स्क्वायर क्यों? देखना है तो पहले पी स्क्वायर बराबर मेरा 2q आया है, प्लस में 0 है, सम संख्या है। अब हम इधर से अगर जो निकालते हैं तो मेरा पी स्क्वायर इधर आएगा, -0 हो जाएगा, होगा ना? उसके बाद बचेगा मेरा 2q स्क्वायर तब इधर। अब 2 इसको हटा देते तो मल्टीप्लाई 2 कर देगा, क्या सम संख्या होगा? अगर जो 0 सम संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है, और जिसमें भी जुटेगा उसको सम बना देगा, तो जिसमें घटेगा उसको भी क्या कर देगा? सम ही बनाएगा। इसका एग्जांपल देख सकते हो तो देख लो। देखो मान लिया जाए 5 है, इसमें 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 7। तो क्या 2 जोड़ने के बाद सम हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। तो सम है ना? अब इसी में 2 घटा दो तो कितना होगा? क्या ये भी सम संख्या है? दूसरी बात, ऐसे भी जब भी कोई किसी को 2 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब हर हाल में वो क्या होगा? सम संख्या होगा ही होगा। कंफर्म हो ना? 2 किसी को विभाजित करेगा तो वो क्या कहलाएगा? सम संख्या।
इसका मतलब क्यू भी मेरा क्या होगा, सम संख्या है। अब देखना है यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, पी स्क्वायर बराबर 2q। इसमें क्या है, इसमें भी पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को खत्म कर दिए एलएचएस को दोनों में, क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। तो अब देखो हम वहां माने थे क्या, हम वहां माने थे 2। यहाँ पे देख सकते हो पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ क्या है मेरा 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है ना। तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आने का मतलब क्या है कि ये जो माने गलत हो गया मेरा साबित हुआ है ना। तो ये गलत हुआ, इसका मतलब ये भी गलत हो गया कि परिमेय। अब परिमेय गलत साबित हुआ, इसका मतलब क्या होगा, क्लियर हो। परिमेय न है बल्कि वो परिमेय संख्या है या होगी। क्वेश्चन क्या चीज में दिया है ना, है। यहाँ भी है, क्योंकि क्वेश्चन जिस चीज में पूछेगा वही चीज में आंसर देना। ये चीज क्लियर हुआ है सबका। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, एक बता देते हैं शॉर्ट प्रोसेस जो कि इतना भी हो जाएगा। उसको उतारोगे तो उतार दो, उसके बाद शॉर्ट बताता है। यहाँ पे देखना, एक बार लिख दिए ना तो चूंकि वही चीज बार बार आ रहा है, तो 2 बार लिखना हमको कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब उतारो। इसको चाहो तो तुम काट भी सकते हो, ठीक ना, क्योंकि कट भी सकता है ये वाला। मतलब देखो कटेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, यानी कौन सी संख्या, हाँ ये वाला ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, जिसे यहाँ पे लिखे थे ना। नहीं तो यहाँ पर इस तरह से जो लिखे हैं ये लिख दोगे, या तो ब्रैकेट में लिखो या इस तरह से लिख दोगे सम संख्या, क्योंकि सम संख्या होने के कारण ही तो ये बताएगा कि इसमें 2 उभयनिष्ठ भी है। सम संख्या में होता है ना 2 उभयनिष्ठ, जिससे 2 और 4 दोनों सम संख्या है। इसका मतलब दोनों में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि पी स्क्वायर सम संख्या आ गया है, सम संख्या है, इसलिए क्यू स्क्वायर सम संख्या है। इसका मतलब क्यू भी सम संख्या होगा। पी और क्यू दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चलो इधर देखना थोड़ा सा। जब भी इस तरह का रहेगा, पहले ही बोल चुके, क्वेश्चन बहुत तरीका से करेगा, सिद्ध करें कि जांच करें कि साबित करें कि जो भी हो। तो सबसे पहले क्या वो परिमेय बोलेगा, लेकिन मानेंगे क्या चीज, परिमेय। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए √2 बराबर p/q। जहाँ एक चीज अपने मन से क्या मान रहे हैं कि जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसका मतलब है होगा भी तो केवल एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब दोनों और क्या कर देना है, बार करेंगे तो इधर √2 का 2 होगा और यहाँ p²/q² होगा। हम जानते हैं बराबर किधर अगर कोई भागा हो तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बस तिरछा तिरछी जिसको हम गुना करते हैं, कैचिया गुना क्रॉस गुना जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा 2q बराबर pq², तो यानी pq² बराबर 2q²। इसका देखो जोड़ में 0 है मेरा, जोड़ में 0 है, इसका मतलब कौन सी संख्या, सम संख्या। अब अच्छा एक चीज और ही बताना है थोड़ा सा।
क्या 2 का गुना होने में सम संख्या नहीं हो सकता है साबित? हो सकता है ना? नहीं, क्योंकि मान लो कि 5 है, हम 2 से गुना कर रहे हैं लेकिन जोड़ में 1 दे दिए तो 5 दूनी 1 सम होगा। यानी जब भी सम होगा तो वो साबित कौन करेगा? ये। या एक और तरीका है, बटे में रह गया तो साबित हो जाएगा कि वो क्या है? सम है। अब बताओ, बटे में अगर मान लिया जाए 5 जोड़ 0 तो क्या होगा? सम नहीं ना। तो यानी कि सम साबित कौन करता है? मेरा R। सम साबित कौन करता है? R। जहां होना चाहे 0, 2, 4, 6 या 8। ये चीज क्लियर हो ना, ताकि हर बार इसका प्रयोग होगा। देखना यहाँ पे कि मेरा चूंकि R में +0 कुछ नहीं, मतलब +0 थी सम संख्या। तो अगर अभी तुरंत बता चुके हैं, कोई संख्या अगर सम है तो उसका वर्ग भी सम होगा और उसका वर्गमूल भी सम। तो p² सम है तो p² का जो वर्गमूल p होगा वो भी क्या होगा? एक सम संख्या होगा। अब पुनः हम मान लिए हैं कि p बराबर 2m, फिर से माने p बराबर 2m, जहाँ m मेरा क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक आने का मतलब माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, 0 भी होगा, लेकिन बटा में नहीं होगा। और ये क्या बोलते हैं? दशमलव में नहीं होगा। बटा में भी होगा तो कैसा? जिसे 4/2 ये हो सकता है, क्योंकि 2 से कट के 2 आएगा जो कि मेरा पूर्णांक ही बन जाएगा। हाँ, बटा में कौन नहीं होगा? जिसे ये, जिसका कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो मेरा m पूर्णांक हो गया। अब दोनों ओर फिर से क्या कर रहे हैं? वर्ग। तो p का जब वर्ग करेंगे तो p² होगा, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m²। अब देखो समीकरण इसको 2 मान लिए और इसको 1 मान लिए, तो दोनों में p² है। तो जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी 2q² बराबर 4m। अब 2q² बराबर 4m, तो दोनों में 2 2 उभयनिष्ठ है तो 2 से कट सकता है ना। तो q² बराबर आ जाएगा 2m²। अब 2m² आ गया, इसका भी प्लस में 0 है, t भी मेरा होगा सम। अब जब q² सम है तो इसका मतलब q भी क्या होगा? सम। तो यहाँ देखो मेरा p में कहा गया, p² में भी 2 था, q² में भी मेरा 2 है, यानी p और q में दोनों में मेरा क्या है? 2 उभयनिष्ठ है। हम माने थे कि p और q में मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। हम क्या माने थे कि p और q में मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब जो माने वो तो गलत साबित हो गया। अब गलत हो गया तो इसका मतलब p/q जो माने ये भी गलत साबित होगा, यानी परिमेय गलत साबित होगा। तो क्या कहला जाएगा? ओ परिमेय। क्लियर ना? चलो अब अगला देखते हैं। कहते ना इतना लाइन तक वही रहेगा हमेशा। चलो देखना फिर, जब विद्या रहेगा तो क्या मान लेंगे? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जहां अब √2 परिमेय है, इसका मतलब p/q होगा, इसलिए √2 बराबर p/q। √2 की जगह √3 √5 कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। अब p है, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ देखना दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये आएगा। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? p² बराबर q गुना q, 2 बराबर p²/q²। तो p² का p² रखेंगे, q का q गुना q कर सकते हैं ना, 2 गो है। तो अब देखो एगो q को हम इधर लाएंगे लेकिन एगो q का यहीं रहने देंगे, एगो को लाएंगे लेकिन एगो को वहीं रहने देंगे। तो मेरा ये क्या हो जाएगा? 2q बराबर p²/q। अब देखो चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए p² कहने का मतलब मेरा क्या है? p गुना p, और q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जब p² में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसमें भी
नहीं होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से समझना। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ मत समझना कि है दिया है यहाँ पे हो दे, मतलब होगा दिए होगा इसलिए पढ़ा है क्योंकि पी और क्यू में कोई भिन्न गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी कोई भिन्न गुणनखंड नहीं होगा, या नहीं है ये भी लिख सकते हो। चलो देखना, अब एग्जाम्पल लिख देते हैं। जिसे 3/2 लिखे हैं, तो 3 और इसको मान लो P, इसको मान लो Q, क्या दोनों में कोई भिन्न गुणनखंड है? अब हम यहाँ P स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब 3 गुना 3 करेंगे, Q तो ही है। तो जब 3 में नहीं था तो क्या ये 3 में रहेगा गुणन उभयनिष्ठ? तो 3 या 9/2 में रहेगा। जब ई 3 को नहीं काट पाया तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या उसको ही विभाजित कर पाएगा? तो वही चीज यहाँ भी लिखेंगे, P और Q में नहीं है तो P स्क्वायर को में भी नहीं होगा। क्लियर? चलो अब यहाँ देखना कि जब P स्क्वायर और Q में कोई भिन्न गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा? इसमें गुणनखंड है, उभयनिष्ठ है कुछ, कितना है? तो 2 से विभाजित होगा, कितना आएगा? देखिए ये क्या चीज हो गया मेरा? ये हो गया पूर्णांक, या क्या हो गया? क्योंकि बटे रूप में कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। लेकिन अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा मेरा? ये कहलाएगा मेरा भिन्न। क्लियर हो? जब नहीं विभाजित हुआ तो ये भिन्न हो जाएगा, और जब विभाजित हो गया तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। क्लियर हो? हाँ, तो P स्क्वायर और Q में भी कोई भिन्न गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए P स्क्वायर बाई Q एक P स्क्वायर बाई Q भिन्न होगा, जबकि 2Q एक पूर्णांक है। जबकि PQ मेरा क्या है? 2Q पूर्णांक है, और ये P बाई Q में कोई भिन्न गुणनखंड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं, यानी पहले बता चुके हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी नहीं हो सकता। पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि असंभव है। क्लियर ना? या यहाँ पर सबसे बढ़िया, इससे भी बढ़िया इस तरह से लिख देते हैं, समीकरण 1 से इसको मान लो 1, समीकरण 1 से देखो यहाँ पे पहले 2Q है और ये मेरा P स्क्वायर, यानी ई भिन्न है, और ये मेरा ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, जो कि क्या है? वो संभव। या डायरेक्ट इसको काट दे सकते हो 3, मतलब कि अगर इस तरह से लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे, या अगर यहाँ बराबर दे रहे हो तो फिर कोमा दे के लिख दोगे, जो कि असंभव है या संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब हम जो ये मान रहे हैं ये भी मेरा गलत है ना? जब यहाँ गलत आ रहा तो ये भी गलत होगा, तो हम लिखेंगे फिर क्या? चूंकि हमारी गलत हुई अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। या ये भी लिख सकते हो, चूंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्लियर ना? उतारो अतः √2 परिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। 2 तरह से हो गया, एक और होगा अभी। चलो यहाँ पे देखना, मान लो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहे कि साबित करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो क्या करोगे? देखो, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या? 3 मेरा क्या है? परिमेय, √2 है अपरिमेय, लेकिन दोनों जुट गया तो क्या बन गया? क्योंकि इससे पहले बताए थे परिमेय और अपरिमेय वाला फॉर्मूला पे भी, और ये तो अपरिमेय, तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना था, यानी परिमेय और अपरिमेय के फॉर्मूले सिद्ध करेंगे। तो पहले मान क्या लेंगे हम? माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है,
जब परिमेय है तो हम इसे लिख सकते हैं ये बराबर P बाय Q, जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में वाला नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत होने वाला, क्योंकि इसका यूज आगे आइबे नहीं करेगा। अब देखो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करना है, इसमें वर्ग नहीं करना है। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें वर्ग नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना, अपना मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर लेना था। देखो इधर यहाँ ये 3 क्या चीज में है, इस तरफ बराबर क्या, उस तरफ जाएगा तो P बाई Q माइनस 3। क्लियर ना। P√2 क्या है मेरा, और ये P बाई Q माइनस 3 क्या होगा, परिमेय होगा। चूंकि ये परिमेय और ये भी परिमेय, तो परिमेय माइनस परिमेय बराबर बता चुके हैं ना। या देखो इसका निकाल के भी दिखा देते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो मेरा Q होगा P माइनस 3 गुना Q, 3Q परिमेय रह जाएगा ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, चूंकि √2 एक समीकरण है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P बाई Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है या असंभव है, तो अतः इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि। क्लियर ना। चलो अब यहाँ एक चीज देख लेना पहले, उसके बाद अपना उतारना। ये प्लस के रूप में दिया हुआ है, माइनस में रहता, तो यहाँ क्या करते, माइनस में रहता तो हम इसी को उधर भेज देते। कहने का मतलब इतना बराबर मेरा क्या P बाई Q रहता ना, तो हम इसी को उधर भेज देते। या इसको चूंकि लिखा चुके हैं ये भी तुम लोग को कि परिमेय का ऋणात्मक परिमेय होता है और अपरिमेय का ऋणात्मक अपरिमेय, तो हम इसको इस तरह से भी रख सकते थे, P बाई Q इधर जाएगा तो -3, तो भी ये अपरिमेय ही है। या इसको ऐसे कर सकते हो कि इसी को उधर भेज दो और इसको इधर बुला लो, 3 ई इधर आएगा उठ करके तो -P बाई Q, और ई उधर जाएगा तो माइनस से प्लस, तो भी यही है। चलो क्लियर हो गया माइनस वाला। अब गुना के रूप में अगर दिया रहेगा तब 3√2, तो भी मान लेंगे P बाई Q। ई यहाँ क्या चीज के रूप में है, गुना के रूप में, गुना है ना, तो इधर आएगा तो भाग के रूप में, यानी √2 बराबर P बाई 3Q, तो भी परिमेय, वो परिमेय बराबर परिमेय जो कि नहीं होगा। अब भाग के रूप में अगर दिया रहेगा तब, जैसे √2 बाई 3 तो P बाई Q, भाग के रूप में इधर जाएगा तो 3 बाई Q। अब भाग के रूप में रहे लेकिन ये वाला नीचे रहे, जैसे इस तरह से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस बार इधर भेजेंगे, इसको क्या करेंगे, क्योंकि अगर एक बार √2, चूंकि इसको इधर करते तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 आया तो भी तो परिमेय है ना एक, तो यहाँ हमको दिखाना है परिमेय को अकेला, तो इसको इधर भेज देंगे। तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 3 बराबर √2 P बाई Q। अब P बाई Q में उसको इधर कर देते हैं तो Q इधर चला जाएगा, P नीचे चला आएगा, होगा ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होता है, तो हो जाएगा 3Q बाई P बराबर √2। फिर हो गया परिमेय बराबर हो परिमेय। क्लियर हो ना। अब एक तरह का और पूछता है जो बताते हैं, उसके बाद उतार लेना। देखो
मान लिया जाए इस तरह से रह दिया हुआ कि 3 प्लस परिमेय और ओ परिमेय दोनों एक साथ है। जैसे यहाँ परिमेय देखो एक जोड़ के रूप में, एक परिमेय गुना के रूप में, तो क्या करोगे, तो भी मानेंगे परिमेय और परिमेय मानेंगे तो पी बाई क्यू होगा, होगा ना। अब पी बाई क्यू अगर जो हुआ है तो यहाँ देखना थोड़ा सा, ई प्लस को पहले उधर भेज देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 3 होगा ना। तो अब इसका क्या करोगे, यहाँ पे थी निकाल लेना, क्या बोलते हैं, भिन्न का घटाओ, ठीक ना। यानी कि हो जाएगा मेरा, देखो क्या 2√2 बराबर क्यू लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा p माइनस 3q, होगा ना। अभी गुना को इधर क्या कर देंगे, ला करके भाग करेंगे ना, तो हो जाएगा यहाँ √2 बराबर p माइनस 3q बाय 2q। परिमेय ही है ना, फिर भी रूट तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो परिमेय और के मेरा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। या अगर नहीं भी करोगे भाग, मतलब लघुत्तम नहीं निकालोगे तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए तो फिर क्या करोगे, जब इसको नीचे लाओगे तो इसके नीचे भी देना पड़ेगा और इसके नीचे भी देना पड़ेगा। समझ में आया है, क्लियर हो ना। तो यानी कि ये वाला उतार लो, बाकी जितना है टोटल बना के आना, साधित का भी बना लेना। उतारो, चलो देखना 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, दिखाएं कि एक अपरिमेय संख्या का ऋण एक अपरिमेय संख्या होता है। तो मान लेते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक ना। माना कि ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा इसी का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, माइनस ए एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिखाएं कि अपरिमेय संख्या, तो एक ओ बोला था, हम उसको परिमेय मान लिए और उसका ऋणात्मक भी अपरिमेय ही होता है, तो हम ई जो परिमेय माने इसका ऋणात्मक मान लिए अपरिमेय होता है, क्लियर ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का ऋण भी परिमेय संख्या होता है, इसलिए मेरा परिमेय संख्या क्या है, ए, तो इसलिए ए का ऋण बराबर या ऋणात्मक मान भी लिख सकते हो, ऋणात्मक मान -1 होगा। तो ये भी मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या। ए मेरा परिमेय है तो इसका ऋणात्मक भी मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय। चूंकि छोड़ो, लेकिन यहां लिखते हैं किंतु हमने -a को क्या माना है, ओ परिमेय, लेकिन -a मेरा क्या आ गया, इसका मतलब जो भी माने वो क्या माने हैं, गलत माने हैं। तो गलत माने तो इसका मतलब अगर इसको ई गलत हुआ तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत है, तो जब ये परिमेय माने तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, वो परिमेय होगा। किंतु हमने -a को अपरिमेय माना है, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः एक अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक, और ऋण दिया ना क्वेश्चन में, ऋण भी अपरिमेय संख्या होती है। हम परिमेय माने हैं और इसके ऋण को मान लिए अपरिमेय, जो कि मेरा क्या है, गलत है। अपरिमेय होगा बट अपरिमेय का ही होगा, जिसकी यहाँ से साबित हो रहा है। क्लियर हो ना, बना लो, बाकी जितना भी एक्सरसाइज बनाता ना।